देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। दो कंपनियों का एग्जाम्पल लिया है। एक कंपनी में इक्विटी 50,000 है, दूसरे में 40 की इक्विटी, 10 का डेब्ट है। तो ये वाली कंपनी अनलीवर्ड कहलाई, ये वाली लीवर्ड। अनलीवर्ड या फिर अनगियर्ड, और ये हो गई आपकी गियर्ड। अच्छा, मैंने अनलीवर्ड और लीवर्ड का एग्जाम्पल लिया। मैं लेस लीवर्ड और हाई लीवर्ड भी ले सकता था, यानी 50 में 40 इक्विटी, 10 डेब्ट। दूसरा एग्जाम्पल 30 इक्विटी, 20 डेब्ट, ऐसा भी ले सकता था। ठीक है। अब एक बात हम करते हैं। 50,000 जो हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, इधर भी तो 50 ही कर रखा है। भाई, हम पैसा इक्विटी से लाएं या पैसा हम इक्विटी डेब्ट कहीं से भी लाएं, पैसा तो 50 ही है ना। तो दोनों कंपनियां जो अर्निंग करेंगी, ये 15,000, ये भी 15,000, मतलब 30% का रिटर्न है। 50,000 का 30%, 15,000। 15,000, 15,000। लेकिन इस कंपनी में कोई ब्याज नहीं जा रहा है। इस कंपनी में अगर 10,000 की डेब्ट है और 10% की रेट है इंटरेस्ट की, 1,000 का ब्याज गया। तो इसका प्रॉफिट 15,000 है, इसका 14,000 है। रेट ऑफ टैक्स 30% है। 15,000 का 30%, 14,000 का 30%। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इक्विटी को अर्निंग कितनी हो रही है, मैं कहूंगा 10,500 हो रही है। कितने पे हो रही है? 50,000 पे। इधर इक्विटी को अर्निंग कितनी हो रही है? 9,800। कितने पे? 40,000 पे। वाह यार, यहाँ इक्विटी को अर्निंग 21 है और यहाँ कितनी है? 34.5, 24.5। देखा आपने? अब एक और मजेदार बात सुनो। अगर कंपनी ये गियर्ड है, ये एक सी का एग्जांपल और लिया, वही 50,000, लेकिन 30,000 इक्विटी, 20,000 डेब्ट, कमाई तो 15,000 ही आएगी। अब 20,000 का 10% इंटरेस्ट जाएगा, 15 में से 2 गया, 13 बच गया। 13,000 का 30% टैक्स, 3,900, 9,100 बच गया। 9,100 किसको मिला? 30,000 को। गजब यार। जब सारा पैसा घर का लगा रखा था, 50 का 50, तो 21% का रिटर्न इक्विटी को मिलता था। वही इक्विटी वाले वो कहते हैं हम 50 घर से नहीं, हम 40 ही घर से लाएंगे और 10 बाजार से लाएंगे। 24.5। यही आप समझदारी करते कि 30 घर से लगाते और 20 बाजार का लगाते, तो और मजेदार बात हो जाती। कहने का मतलब आपको तो लग रहा है कि सब भाग के लाना चाहिए? नहीं बच्चों, रिस्क भी तो बढ़ जाती है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। कमाई नहीं हुई तो ब्याज कहां से लाओगे? उनका रीपेमेंट कहां से करोगे? राइट। अब सुनो। वैक निकालना मैंने सिखा रखा आपको, लेकिन फिर भी एक बार, डेब्ट 0, 50 इक्विटी, तो इक्विटी का वेट 1, वेट आप लो चमत लो, डायरेक्ट आ जाएगा। इधर वैक 10, 40, तो 20%, 80%, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वैक। 10,000 का 10,000 का 7% और 40,000 का 24%। अच्छा, 7% कहां से आया? 10% की कॉस्ट ऑफ कैप, 10% इंटरेस्ट रेट है, 30% का टैक्स है, तो 7%। और ये 24.5 मैंने निकाला ही था आपका। और मैंने हमेशा कहा था वैक निकालते वक्त हमेशा डेब्ट जो है आफ्टर टैक्स होनी चाहिए। और मैंने इनको इररिडीमेबल मान लिया। क्या मान लिया है? इररिडीमेबल। लेकिन इस कंपनी का केओ देखो,
21, इसका भी KO 21, इसका भी KO 21। अरे वाह। KE और KO बराबर होते हैं कहां पर? एक अनगियर्ड फॉर्म में। इन अनगियर्ड फॉर्म। ठीक है, ये लिख ही दिया नीचे मैंने। KE, KO ओवरऑल कॉस्ट वैक। KO फॉर फर्म में 21, KE फॉर फर्म ए 21, बिल्कुल सही। अब अनलीवर्ड फर्म का तो KE और KO बराबर कर दिया। लीवर्ड फर्म में KE इज इक्वल टू KO प्लस D बाई E इंटू KO माइनस KD। यही है आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कंपनी ए KE 21, कंपनी बी KE 21 प्लस, लॉजिक समझना, 21 तो KO है ही, वो तो होना ही है। 21 के अलावा उनको क्या मिलना है बी वालों को? डी आफ्टर टैक्स था 7, लॉजिक समझना। डी आफ्टर टैक्स 7 था, KO 21 था। 21 माइनस 7 14। ये 14 कमाया किसने? 10 ने। और दिया किसको? 40 को। तो अल्टीमेटली 24.5। ऐसे ही सी का निकालेंगे। KO तो सबका सेम है, और के ही बढ़ता जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? KO प्लस D बाई ई इंटू KO माइनस KD। अब अगर मान लो डेब्ट है ही नहीं, डेब्ट जीरो है, तो KE और KO बराबर हो जाएगा। KO ROI भी होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं KO को, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक। जो मैंने ऊपर निकाल के दिखाई देखो, 33.33, 21, सबकी KO 21 ही निकलेगी। आराम से आप कैपेम देख लें इसका। ठीक। अब दोस्तों, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज अपन पढ़ चुके थे। जहां पर इक्विटी और डेब्ट का वो मिक्सचर जहां पर आपको समझना वेल्थ इंक्रीज हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। If altering the gearing ratio, the extent to which debt is used in finance structure could increase wealth, then finance manager would have a duty to do so. यानी तब तक आप डेब्ट लाते रहो जब तक शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है। If altering the gearing ratio, the extent to which debt is used in finance structure could increase wealth of, then financial manager would have a duty to do so। खत्म। अब जो आपका वैक होता है, उस पर ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ता है? चीपर डेब्ट का। लेकिन वैक बढ़ने से आपकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है और अल्टीमेटली के की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। दोस्तों, ये मैंने कल पढ़ाई दिया था। फाइनेंशियल गियरिंग जब दो कंपनियों की
लेवल ऑफ अर्निंग में सेम लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी इन अर्निंग, यानी उनकी अर्निंग में वेरिएबिलिटी सेम होती है, तो जिसमें ज्यादा फाइनेंशियल गियरिंग होती है वो ज्यादा रिटर्न देती है उनके शेयर होल्डर को। फिर एक अगला टॉपिक, बिजनेस रिस्क जो होती है उसमें ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों होती है। बिजनेस को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, यानी ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को एक ऐसी जगह रखना पड़ता है जिससे कि ऐसा नहीं हो कि दोनों ही ज्यादा हो जाएं। देखो, ऑपरेटिंग रिस्क हायर लेवल पर अल्टर्ड नहीं होती है। फाइनेंशियल रिस्क के साथ आप खेल सकते हो, डेट मत लाओ। तो बेसिकली बिजनेस रिस्क को कम ज्यादा करना फाइनेंशियल रिस्क से ही हो सकता है, ऑपरेटिंग रिस्क से नहीं होता। फिक्स कॉस्ट तो जितनी लगनी है वो लगनी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। मेनली तो डेट और इक्विटी का मिक्सचर ही है। ये देखो, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर समझा दिया मैंने आपको। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका ट्रेडिशनल व्यू क्या है? ट्रेडिशनल व्यू कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं है, कॉमन सेंस से बना है ट्रेडिशनल व्यू। टैक्सेशन को इग्नोर करा है इसने। बात को समझना, क्या बोलता है ट्रेडिशनल व्यू? ऑल्सो नोन एज द इंट्यूटिव व्यू। कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं है, कॉमन सेंस है, टैक्सेशन इग्नोर करा गया है। बोले अगर गियरिंग कम होगी तो इक्विटी होल्डर परसीव रिस्क एज रिलेटिवली अनचेंज। अगर गियरिंग कम है तो उनकी रिस्क कम है। और केई राइज तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। सो एज द इंक्रीज इन proportion ऑफ चीपर डेब्ट will have the greater effect and WACC will fall as gearing is increased. ये तो लो लेवल ऑफ गियरिंग, यानी कम डेब्ट हो तब। ज्यादा हो तो इक्विटी होल्डर को के रिटर्न में वॉलेटिलिटी आएगी। डेब्ट ज्यादा है, ज्यादा कमाई होगी, तो ज्यादा कमाई किन को मिलेगी? इक्विटी के पास भी आएगा पैसा अच्छा, क्योंकि डेब्ट को तो कम रेट पर आते हैं। कम प्रॉफिट हुए तो ब्याज ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम मिलेंगे शेयर होल्डर को। हाँ, ज्यादा गियरिंग पर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। केई थोड़ा तेज भागता है, वैग भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो समझो, लो लेवल ऑफ गियरिंग, हाई लेवल ऑफ गियरिंग, वेरी हाई लेवल ऑफ गियरिंग। ज्यादा ही अगर गियरिंग हो जाती है तो बैंकरप्सी की रिस्क आ जाती है। किसको? इक्विटी को, डेब्ट होल्डर को। केई केडी सब बढ़ना चालू हो जाते हैं, इवन डेब्ट भी महंगे पड़ते हैं अब तो, और वैग भी बढ़ जाता है। तो देखो आप, ये अनलीवर्ड फर्म में केडी और केओ बराबर है। तो मैंने आपको ये पढ़ा है, हायर लेवल ऑफ गियरिंग, equity holders see increased volatility of return as more debt interest must be paid out to shareholder profit. इधर इक्विटी होल्डर परसीव रिस्क एज रिलेटिवली अनचेंज। के में राइज बट नॉट वेरी मच। इंक्रीज इन proportion of cheaper debt will have greater effect and the WACC will fall as gearing is increased. तो ये मैंने तीनों बातें बता दी। ये देखो यहां पर आ गई। ये जो है
जो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर केडी और केई बराबर है। अरे वैक मतलब केओ, केओ और केई बराबर है। केडी हमेशा के और केई से नीचे होता है, लेकिन जैसे ही लेवरेज आया, ये गियरिंग आई, ये गियरिंग बढ़ रही धीरे धीरे। क्या होता है, शुरुआत में तो वैक गिरना चालू होता है, और कई, क्योंकि चीपर डेब्ट होते हैं, शुरुआत में डेब्ट सस्ते मिलते हैं क्योंकि आपके पास रखने को सिक्योरिटी होती है, तो धीरे धीरे कई नीचे आना चालू होता है, वैक भी नीचे आना चालू होता है, बट डेब्ट तो फिक्स है 5% ब्याज या 8% ब्याज। लेकिन जब बढ़ता ही जाता है तो धीरे धीरे इक्विटी को चिंता बढ़ती है। किस चीज की चिंता बढ़ जाती है कि हमें रिस्क है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ना चालू हो जाती है, केओ भी बढ़ना चालू हो जाता है। रिटर्न तो बढ़ेंगे ना, ज्यादा डेब्ट आएगा तो, बट एक लेवल बाद डेब्ट महंगे आना चालू हो जाते हैं। जब डेब्ट महंगे आना चालू हो जाते हैं तो केडी भी बढ़ना चालू होता है, तो वैक भी बढ़ना चालू होता है और केडी भी बढ़ना, मतलब कुल मिला के केई तो हमेशा बढ़ता हुआ ही रहेगा, वैक गिरने के बाद बढ़ेगा, और केडी एक लेवल तक कांस्टेंट होगा और उसके बाद बढ़ेगा। तो ये, इसका कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं है, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है। कहता है देर इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ गियरिंग पॉइंट एक्स, ये वाला, जहां पर केओ, फिर समझना, पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स द ओवरऑल रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर इज मिनिमाइज्ड। यानी केडी और केई, यानी वैक, जहां पे देखो ये गिरा 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 गिरा, अब इसके ऊपर जहां से बढ़ना चालू हो जाता है केओ, यानी जिस लेवल पे केओ सबसे कम है, खत्म। उस पॉइंट को ऊपर ले जाओ तो इतनी इक्विटी चाहिए, इतनी डेब्ट चाहिए, खत्म बात। तो इस वैल्यू पर, सो देर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ गियरिंग पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स द ओवरऑल रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर इज मिनिमाइज्ड। It follows that at this point the combined market value of firm debt and equity security will also be, तो इक्विटी और डेब्ट की जो मार्केट वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, एक्स पर। तो implication क्या है, कंपनी शुड गियर अप अंटिल इट रीचेस द ऑप्टिमल पॉइंट एंड देन रेज अ मिक्स ऑफ फाइनेंस टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ गियरिंग इन फ्यूचर, खत्म बात। ये था आपका ट्रेडिशनल व्यू। तीन व्यू हैं, सॉरी, कैपम पढ़ लिया, ट्रेडिशनल व्यू पढ़ लिया, अब एमएम पढ़ेंगे। एमएम विद टैक्स, एमएम विदाउट टैक्स, बड़ा आसान है। ये तो फिर मैं रिपीट करूंगा, ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ ली, अब एमएम पढ़ रहे हैं। 1958 तक तो ट्रेडिशनल थ्योरी बहुत अच्छी थी। 1958 में मोदिगली मिलर ने चैलेंज कर दिया ट्रेडिशनल व्यू को और एक नई थ्योरी बनाई। लेकिन मोदिगली मिलर ने भी दो बनाई, एक बिना टैक्सेशन के, विद टैक्सेशन के। जो बिना टैक्सेशन के बनाई वो 1958 में आई, और जो विद टैक्सेशन वाली है वो आई थी शायद 1963 में। हाँ बिल्कुल, 1963 के अंदर, 5 साल बाद। क्या बोला, बोले यार इन्वेस्टर जो होता है ना वो रैशनल होता है। रैशनल का मतलब बाइस नहीं होगा वो कभी भी। और दूसरा असम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बोले जिस प्रपोर्शन में डेप बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में इक्विटी की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी। जो मैंने कैपे में पढ़ा है वो यही था। रिक्वायर्ड रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गियरिंग।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गियरिंग। अगर गियरिंग 0 है तो केडी के 0 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। के ई और के ओ, ये देखो, ये रहे। अरे मैंने जो एग्जांपल लिया था, किसी भी कीमत पर आप डेब्ट लाओ चाहे इक्विटी लाओ, कुछ भी कर लो, कमाई तो 50,000 ही आनी है ना। अरे 15,000 आनी, सॉरी 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, यही तो मेरा केओ था। अरे 21%, 21%, 21% आया था ना। आप बोलोगे तो 30% है। अरे भाई वो इस कारण से 21 बैठ रहा है क्योंकि ये जो 15,000 है ये मैंने 50 पे कमाया, तो 15,000 अपॉन 50,000 करूंगा तो 30% का रिटर्न है। लेकिन उस रिटर्न के अंदर टैक्स भी तो है, केडी का। तो टैक्स भी तो जाएगा। तो जरा समझना, अभी हाल फिलहाल ये बात समझ में आ गई आपको? उसने क्या बोला, गियरिंग चाहे कुछ भी हो, कंपनी की वैल्यू सेम रहेगी, यानी 50,000 मार्केट वैल्यू। केडी और केओ कांस्टेंट रहेंगे और केई ऐसे लीनियरली बढ़ेगा। ये एमएम ने कहा। 5 पॉइंट पढ़ लो। इन्वेस्टर रैशनल है, रिक्वायर्ड रिटर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गियरिंग के, लीनियर रिलेशनशिप है केई की और गियरिंग की, इंक्रीज इन केई एग्जैक्टली ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ चीपर डेट फाइनेंस एंड देयरफॉर वैक रिमेन अनचेंज। वैक चेंज नहीं होता, सारा का सारा केई खा जाएंगे पैसा। कंक्लूजन, WACC and therefore the value of firm are unaffected by changes in gearing level and gearing is irrelevant. डेब्ट इक्विटी कितना भी आ जाए फर्म की वैल्यू वही रहेगी। इम्प्लीकेशन, चॉइस ऑफ फाइनेंस इररिलेवेंट होता है। एमएम ने कहा आप डेब्ट इक्विटी लाओ, आप 50 पूरा इक्विटी से ले आओ, 40 इक्विटी, 10 डेब्ट लाओ, 30 इक्विटी, 20 डेब्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मर्जिया जो फंड यूज कर लो। अजम्पशन वही, नो टैक्सेस, परफेक्ट मार्केट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, डेब्ट इज रिस्क फ्री। कारण एमएम ने क्यों बोला ऐसा? बोले कंपनी विच ऑपरेट इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस एंड विच हैव सिमिलर ऑपरेटिंग रिस्क, जिनकी ऑपरेटिंग रिस्क सेम है, फाइनेंशियल रिस्क नहीं, ऑपरेटिंग रिस्क, मस्ट हैव द सेम टोटल वैल्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क को तो इन्होंने माना ही नहीं था। मतलब इनके एमएम ने बोला कि भाई फाइनेंशियल रिस्क नहीं, वो तो इक्विटी खा जाएंगे, अगर ज्यादा डेब्ट आएगी तो जो रिटर्न आएगा वो इक्विटी ले जाएंगे। और कुछ नहीं, 1963 में एमएम ने थ्योरी विद टैक्स दी, सिर्फ टैक्स असम्पशन हट गया, बाकी परफेक्ट मार्केट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और डेब्ट इज रिस्क फ्री, ये एज इट इज रहे। खत्म। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, वैक नीचे आएगा, टैक्स होने के कारण। तो कंपनी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, बढ़ेगी लेवरेज आने से। ये इन्होंने चेंज करा। लोअर डेब्ट कॉस्ट रिजल्ट इन लेस वॉलेटिलिटी इन रिटर्न फॉर द सेम लेवल ऑफ गियरिंग विच लीड टू लोअर इंक्रीज इन केई। ठीक, लेकिन डेब्ट जब ज्यादा आएंगे, द इंक्रीज इन केई डज नॉट offset the benefit of cheaper debt finance and therefore the WACC fall in as gearing increases. Conclusion, gearing up reduces the WACC and increases the market of the company. The optimum capital structure is 99.99%। कहने का मतलब है क्या है? अगर 100 का इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ
0.1 जो है वो इक्विटी ले आओ और 99.99 डेब्ट ले आओ। बड़ा ही हाइपोथेटिकल था। ये रहा, कंपनी शुड यूज एज मच डेब्ट एज पॉसिबल। तो ये थ्योरी भी कुछ ज्यादा बढ़िया थी नहीं। कारण, बोला हाई गियरिंग रखोगे, भाई इसने तो हाई गियरिंग के लिए बोला। बैंकरप्सी की रिस्क होगी, एजेंसी कॉस्ट होगी, टैक्स एग्जेक्शन होगा, इंपैक्ट ऑन बोरोइंग, डेब्ट कैपेसिटी। अरे भाई कितना ला पाओगे, कौन इतना पैसा देगा आपको, रखने के लिए कागज भी तो होने चाहिए। फिर जो डायरेक्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, हर किसी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। यानी मैं अगर डायरेक्टर हूं, मैं रिस्क ज्यादा लूंगा, हो सकता है आप कम लो। फिर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं हम गियरिंग के ऊपर। और ये तो बात है ही कि जैसे जैसे डेब्ट बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ जाएगी। ये एमएम थ्योरी थी। खत्म। बच्चों, अगला है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। वो क्या कहता है? पैकिंग ऑर्डर, बोले सबसे पहले तो जो आपके पास रिटेन अर्निंग पड़ी है वो यूज करना। ऑर्डर वो पूरी यूज हो जाए तो फिर डेब्ट से पैसा लाना। डेब्ट बाजार में अब अवेलेबल नहीं है या नहीं आ सकता, तो फिर इक्विटी से लाना। खत्म। पढ़ लो। इन दिस अप्रोच देयर इज नो सर्च फॉर एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। पैकिंग ऑर्डर के अंदर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई सर्च नहीं होता। बोले आपको तो जब जरूरत है तो सबसे पहले इंटरनली जनरेटेड फंड लाओ, पड़े हैं जो रिटेन अर्निंग, वो यूज हो जाए तो डेब्ट लाओ, डेब्ट यूज हो जाए, डेब्ट मतलब डेब्ट पूरे हो गए अब और नहीं आ सकते तो फिर नए शेयर लाओ। Firms simply use all their internally generated fund first, then move down to pecking order to debt, and then finally to issuing new equity. Firm follow a line of least resistance that establishes the capital structure. खत्म बात। जनरली कंपनियां ये मेथड यूज करती हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। इंटरनली जनरेटेड फंड क्या होते हैं आपको मालूम है? रिटेन अर्निंग होती है, आपको खर्चा नहीं लगता है, इशू कॉस्ट नहीं लगती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम नहीं लगता, घर का पैसा पड़ा हुआ होता है। डेब्ट लाओगे तो डिग्री ऑफ क्वेश्चनिंग एंड पब्लिसिटी एसोसिएटेड विद डेब्ट इज यूजुअली सिग्निफिकेंटली लेस। कॉस्ट लगती है, मॉडरेट इशू कॉस्ट लगती है। नए शेयर लाओगे, एक्सपेंसिव इशू कॉस्ट लगती है। खत्म। इन सब थ्योरीज का अब ये सम अप कर रहा है। कैपेम मैंने आपको बता ही दिया अभी। अब आगे अगले बाद में लेंगे। ये पढ़ना है आपको यार, एक बार ये मैं चाह रहा हूं आप पढ़कर आओ पहले यार, ये है ना। थोड़ा सा क्या फिर आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये मैं आज नहीं लूंगा यार, ये मैं कल लूंगा आप लोगों के, बीटा वाला। बच्चों कल पढ़कर आओगे क्या आप? मेरे कहने पर एक बार रीडिंग करके आना यार।
ठीक है? आज क्लास में यहीं रोक रहा हूँ। कल 12 बजे क्लास रखेंगे अपन लोग, ठीक है?